अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद फैसल अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर, और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं फैसल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये तो लोग जबरदस्त ईद हो गई भाई। हाँ, आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि भाई हम जूम पे वीडियोस बनाते थे, बीच में जर्क वगैरह और बहुत कुछ आ रहा होता था, तो आज हम दोनों साथ कैसे बैठे हुए हैं। तो भाई हमने कहा बहुत सारी वीडियोस बन गई जो कि उसके ऊपर थी, जूम के ऊपर थी, तो अब कुछ वीडियो साथ बैठ के भी बनाई जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर साहब ने जो है वो हमें शर्फ बख्शा के वो हमारे गरीब खाने पे तशरीफ लाए। तो अब कुछ वीडियोस हम साथ बना रहे हैं, उनमें से ये पहली वीडियो है। तो पहली वीडियो है भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही बबली कैरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट का। हाँ, रिसेंट ईयर्स में वो है उमर अकमल। तो उमर अकमल का 1.5 साल का बैन हो गया 3 साल से। और कुछ लोग जो क्रिकेट को ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं वो ये समझ सकते हैं कि वो T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, ये लेगा मिसबा की कप्तानी वो क्या कोचिंग में, क्योंकि मिसबा ने उसे दोबारा जिंदगी दी थी। हाँ। अब वो बैन वैन जो भी था वो ड्रामा कहानियां तो खत्म हो जाएंगे। हाँ। और नेक्स्ट वर्ल्ड कप होना है 2021 का अक्टूबर में, और उस वक्त सितंबर में उसका बैन खत्म भी हो जाएगा। बस ये तो कुछ लोग हैं हमारी क्रिकेट में, शहजादे हैं जो आंखों के तारे हैं, जिनमें आमिर और वहाब रियाज और ये अकमल ब्रदर्स और कुछ शहजादे हैं। तो ये कुछ भी कर लें, ये मेरी तो राय है। हो सकता है बहुत से लोग इससे बहुत सख्त राय इसको माने या कहें कि मैं उनके खिलाफ बायस्ड हूँ, लेकिन मेरी इन लोगों के बारे में राय ये है कि इनको 100 खून भी माफ है। हाँ, 100 खून माफ है। और देखिएगा सिलेक्शन भी होगी, चाहे वो अनफिट भी हो, सिलेक्शन भी होगी, और उसकी परफॉर्मेंस चाहे कुछ भी हो, वही जो हमारा रूटीन है। 3 महीने के बाद आप सब भूल आ जाते हैं कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इवन हम वर्ल्ड कप 2019 की बात कर लें, या हम उससे पहले जो हम 2015 में करके आए थे, 3 महीने बाद जो है वो सब भूल गए थे कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। वही लोग, अच्छा हम लोग करते ही हैं, जो हमारा क्राइटेरिया रहा है कि वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस बुरी होती है तो वो प्लेयर्स जो है वो एक सीरीज के लिए चले जाते हैं। फिर अखबार में एक हेडिंग आती है कि कोचिंग स्टाफ को इन प्लेयर्स की याद सताने लगी, और फिर वो वापस याद से टीम में शामिल हो जाते हैं। और होता क्या है, हमारे जो दिमागों में छेद है वो और बड़े बड़े होते रहते हैं, और उनकी जेब पॉकेट के साइज और बड़े बड़े होते रहते हैं। ये इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अच्छा, मुझे पता है क्या, ये अजीब कैरेक्टर लगता है उमर अकमल, यानी इतने अरसे, यानी फिर वही बात आ जाती है, पाकिस्तान क्रिकेट में बंदा क्या इस चीज को कहे कि भाई ऐसे ऐसे हमारे यहाँ कैरेक्टर पाए जाते हैं कि वो दुनिया के किसी और मुल्क में होते तो शायद दूसरे से तीसरा मैच खेलने के काबिल ना होते, अपनी हरकतों की वजह से। टैलेंट तो एक अलग चीज है, लेकिन हमारे यहाँ बहरहाल ऐसे लोगों को हम शहजादा बना के रखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ अगर कर लिया ना, चले अभी ये देखें मैच फिक्सिंग का वो चल रहा है कि पार्लियामेंट में पेश हो गया कि उसको जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस में डालेंगे और जेल में डालेंगे अपने मुल्क में, दूसरे मुल्क में नहीं डालेंगे। जैसे श्रीलंका ने पास कर दिया, न्यूजीलैंड ने पास कर दिया कि अगर आप कोई मैच फिक्सिंग में या स्पॉट फिक्सिंग में या फैंसी फिक्सिंग में कोई भी इन्वॉल्व होगा, उसको कानून के तहत सजा दी जाएगी। और वो चाहे कुछ भी किसी भी मुल्क में करता है, मुल्क में लाएंगे, उस पर केस चलाएंगे, हकाइक पता करके उस पर डालेंगे। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि कोई बस ऐसे ही जैसे वो मन चाहे मनपसंद लोग जो है उनके ऊपर एक खास किस्म का लॉ अप्लाई होता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ लव। वो लॉ ऑफ लव ये होता है कि 15 दिन 20 दिन महीना, तो उसको खबरों में भी रखो। एक तो ये खबरों में जो आना है ना हमारे यहाँ, वो एक समझ से बालातर बात है। इवन एहसान मानी को भी अगर आप PSL, क्योंकि PSL पैसा कमाने की गाय बन चुकी है, अब दूध देने वाली गाय है, अगर आप उसके ऊपर बार बार फिक्सिंग के मैच वो लाते रहोगे तो आपका फ्रेंचाइज बेस जो बनने जा रहा है, थोड़ा बहुत पैसा कमा के दे रहा है, वो भी इफेक्ट करेगा। वो ये नहीं सोच रहे, बस उन्होंने प्रेस में आके बोलना होता है कि ये काम हो गया। अंडर द टेबल या बिहाइंड द डोर्स आप कुछ काम करो ताकि उससे आपकी जगह सही ना हो। हर मौके पे आप 2007 में, चाहे वो जो चैंपियंस ट्रॉफी में 6 में आमिर आसिफ का मसला था, 2010 में आप आमिर और आसिफ का जो वहां पे केस हुआ, फिर जुल्करनैन हैदर का केस हुआ 2013 में, उसके बाद 2015 में जो है वो 14 में दानिश कनेरिया का 15 में केस हुआ, फिर 15 का वर्ल्ड कप आप हार के आए, वो एक अलग केस बना, उसमें भी सिलेक्शन डायलेमेंट्स बहुत थे। फिर आप 2016 में शायद अफ्रीकी कप्तानी, अरे भाई एंड ऑफ द कैरियर में हर जगह आप स्पॉटलाइट में रहने की मीडिया में कोशिश करते हैं। और अगर आपने कभी इंग्लिश चैनल को सुना हो तो वो तो अपने प्लेयर्स को देवता बना के पेश करते हैं, या अगर आप किसी और मुल्क की बात करें तो वो अपने प्लेयर्स पे कभी भी, अब स्टीव स्मिथ ने ही देख लें, इतना केस तो बड़ा था
लेकिन देख लें अब 1 साल बाद वो वापस आ गया, अब उसकी कैप्टनसी की भी बात हो रही है कि कैप्टनसी उसको देनी देनी। तो आपको अगर अपने प्लेयर्स को या अपने मुल्क का नाम बदनाम करना होता है तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मतलब होता है ना कि एक मैन मैनेजमेंट टाइप का बंदा हो जिसको पता हो कि किस तरीके से कौन सी खबर मीडिया को दे। अच्छा, नेगेटिव मीडिया को खबर नहीं देनी, मीडिया को हमेशा पॉजिटिव खबर देनी। हमारे ये चीज जरा उल्टा चलता है, उल्टी गंगा तो 2 बातें अभी हुई। एक तो सबसे पहले आपने LOL की नई डेफिनेशन दे दी, क्या लॉ ऑफ लव। लॉ ऑफ लव है ये लाफ आउट लाउड के अलावा एक नई Law of डेफिनेशन आ गई, लॉ ऑफ लव। लॉ ऑफ लव। दूसरी बात ये है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि अब ये जो नाम है ये सारे हमअसर लोग थे। केन विलियमसन, उमर अकमल, अहमद शहजाद, हाँ। जो रूट, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, रायना, सुरेश रायना, ये सारे हमअसर लोग थे। यानी अपने अपने मुल्क से तकरीबन ये सब अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले, ठीक है। और वो सब किधर हैं? और हमारे और अहमद शहजाद और उमर अकमल किधर हैं? और फिर भी हम इनके नखरे उठाते हैं, फिर भी हम इनको हीरो बनाने की कोशिश करते हैं कि जी बड़ा वो आप कह लो कि एक्साइटिंग टैलेंट है। ओ भाई, जो टैलेंट किसी काम ही ना आए, उस टैलेंट। हमारे एक टीचर थे, वो बड़ी अच्छी एक दफा हुआ ये कि उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, तो मुझे सवाल उसका जो है ना 5 मिनट बाद उसका जवाब याद आया। जब मैंने 5 मिनट बाद जवाब दिया तो वो मुझे कहने लगे कि बेटे जो मुक्का वक्त पे ना बने ना वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो ऐसे टैलेंट का हमने क्या करना है जो वक्त पे ना चले। और दूसरा, अगर लॉ लग भी रहा है तो लॉ की इन्फोर्समेंट कहाँ है? लेट अगर आप कोई डिसीजन दे भी रहे, पहली बात तो आपके पास इतनी मजबूत वो होनी चाहिए, अपनी हिरारकी या इतना मैनेजमेंट इतनी मजबूत होनी चाहिए कि ऐसा प्लेयर सिस्टम में दोबारा आए ही नहीं। बिल्कुल। अगर वो आ भी गया है तो उस पर स्क्रूटनी इतनी टाइट हो या उस पर मेंटल प्रेशर इतना हो कि वो टीम सिलेक्शन की तरफ जाए ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ लोग, चले मैं मानता हूँ इस चीज को कि भाई रोजी रोटी है प्लेयर्स की, अगर वो कमाएंगे नहीं तो घर में पैसा कैसे? लेकिन आपने मुल्क भी तो बेचा ना, उसको भी तो देखें। बिल्कुल। अगर आप उन्हें दे रहे हैं इजाजत तो उन्हें आप दिले यार, चलो यार थोड़ी स्मॉल लीग्स और डोमेस्टिक खेल लो, घर का रोटी पानी चला लो। लेकिन आप मुल्क के ऊपर मुल्क का बैज अब आप दोबारा नहीं रख, कहीं तो रिस्ट्रिक्शन लगाएं, कहीं तो कोई निशान इबरत बनाएं। कल ही मैं एक फेसबुक पोस्ट देख रहा था कि वो एक बाबा जी ने खेत में 2 कब्बे लटकाए हुए थे, तो उन्होंने यही बताया कि खेत को जो बचाना है तो 2 कब्बे लटकाने पड़े, किसी ना किसी को लटकाना पड़े। ना आपने शर्जील को लटकाया, ना आपने नासिर जमशेद को, ना आपने अहमद शहजाद के ऊपर कोई डिसिप्लिनरी हिसाब किताब बनाया अभी तक। उमर अकमल का केस तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा आसिफ आमिर वापस आ गया। आसिफ इसलिए नहीं आ पा रहा कि आसिफ के पास अब पीछे वो बैकिंग नहीं है। अगर वो बैकिंग होती तो वो भी अच्छा। हमारे यहाँ होता है ये 6 महीने से पहले ना लोगों का दिमाग बनाना शुरू कर देते हैं, खबरों में आना शुरू हो जाएगा, उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनाने शुरू हो जाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आपकी बात यहाँ काट रहा हूँ, आपको भी याद होगा 2007 T20 वर्ल्ड कप से पहले जब मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक को साइडलाइन करने की बात की गई थी, तो आपको याद होगा 2 महीने उनका अखबारात में मीडिया ट्रायल हुआ था। मैं आपको 2-3 खबरें सुनाता हूँ जो मैं रोजाना हेडलाइन देखता था। सेलेक्टर्स ने अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद यूसुफ को ड्रॉप करने का उसूली फैसला कर लिया। अगले दिन खबर होती थी सेलेक्टर्स ने बहुत सख्त ड्रिल करवाई और उसके बाद वो उन दोनों की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं और दोनों को फारिग करके और सेलेक्टर्स इस बात पर मुसिर हैं कि हम नए खून को टीम में डालें। अच्छा, अब्दुल रज़ाक उस वक्त कितने साल का था? अभी 41 का हुआ है वो तो। उस वक्त 27-28 साल का था और उनको नए खून की फिक्र पड़ गई थी कि जैसे अब्दुल रज़ाक के खून में पता नहीं क्या शामिल हो गया है। अजीब लोग हैं। असल में होता ही है, जो परफॉर्मर्स होते हैं ना, उनका सर्कल में अलग ही लोग होते हैं और अलग ही उनका माइंडसेट होता है। फिर वो रहते हैं उसी बाउंड्री में, परफॉर्मेंस के ऊपर रहते हैं। जिनकी बैकग्राउंड में ये चीज आ जाए ना कि यार हमने किसी कंट्रोवर्सी के थ्रू वापस आना है टीम में। अब इन में आप यूनुस खान लेजेंड है, लेकिन आप यूनुस खान के ऊपर कंट्रोवर्सी देखें कैसी थी कि उसको जबरदस्ती, एक तो उसने इंग्लैंड की सीरीज खेली, वो भी मुझे पता है मेंटल स्ट्रेस में था, और फिर 2 वनडे या पहले वनडे के बाद उसने कहा मैं रिटायर हूँ। मतलब आप अपने लेजेंड को नहीं आप कर पा रहे टैकल, तो आप ये ऐसे जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको कैसे टैकल कर पाओ? बिल्कुल, आपके पास पीछे मैनेजमेंट ही ऐसी नहीं है जो स्टैंप कर सके कि यार अथॉरिटी है मेरी, मैं चलाऊंगा इस निजाम में। जब आप लाखों में, अब आप 32-35 लाख ले रहे हैं मिसबाहुल्लाह,
लेकिन वो 4 हुदों से वो नहीं कर पा रहे थे। अब उन्होंने 4 अलग लोग हायर किए, तो 32 लाख तो अपनी जगह है ना। हाँ। हमारा पीएम 2-2.5 लाख कमा रहा है जिसने मुल्क संभालना है। हाँ। और जिसने एक 14, 15, 16, 18 लड़के संभालने हैं वो 32 लाख ले रहा है। हाँ यार, भाई ये तो कहाँ वैसे से पीएम इंसाफ? के साथ नाइंसाफी है। ये तो नाइंसाफी, ये कहाँ लेकिन का इस इंसाफ पे है? तो फिर वो पीएम वाला ही जुमला पीएम पे ही अप्लाई हो जाता है, आपने घबराना नहीं है। हाँ, आपने घबराने नहीं, यहाँ तो सब गबरी बनी हुई बची बड़ी है, लेकिन आपने नहीं घबराना। मलंग आदमी है, 2-2.5 लाख में भी गुजारा कर लेगा। लेकिन अभी जो टॉपिक है उसके हिसाब से उमर अकमल अगर आ जाता है, पहली बात तो मुझे 100% लग रहा है कि वो वापस आ ही जाएगा। और अगर आ जाता है और परफॉर्म नहीं करता तो मिसबा से मुझे बता दें कि शर्जील को भी सिलेक्ट करेंगे वो कुछ अरसे बाद, और उमर अकमल को भी। तो जस्टिफिकेशन कहाँ दे भाई? जस्टिफिकेशन बता। मैं तो अभी 2 दिन पहले, बल्कि 2-3 हफ्ते पहले एक यूट्यूब पे क्लिप पड़ा हुआ था नजम सेठी साहब का। साहब तो मजबूरी में कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो बन रही तो वो पड़ा हुआ था। तो वो कह रहे थे कि उमर अकमल के बारे में वो कह रहे थे, जब उसकी पाबंदी नई लगी थी तो उसके बारे में वो कह रहे थे कि प्रॉब्लम उमर अकमल के साथ क्या है, उसके दिमाग की प्रॉब्लम है। यानी दूसरे अल्फाजों में वो उमर अकमल को एक घमंडी, एक मगरूर, एक सरफिरा और एक ना समझने वाला शख्स कह रहे थे। क्योंकि कह रहे इसकी हमने कई दफा जो है, नजम सेठी की 100 बातों से मुझे इख्तिलाफ, लेकिन 2-4 बातें नजम सेठी की बहुत अच्छी थी। बहुत सारी मैनेजमेंट उसने बहुत अच्छी तरह से की, बहुत चीजों को बहुत अच्छी तरह मैनेज किया। PSL शुरू कराया, क्रेडिट तो उसी को जाता है। तो उनका कहना ये था कि भाई हमने इसको कई दफा बिठाया, मैंने इसको समझाया, शहरियार खान ने समझाया अलग बिठा के भाई तू अपने साथ क्या कर रहा है, तेरी अभी तू उम्र देख, तू बच्चा है अभी, तेरे साथ के प्लेयर अपने अपने मुल्कों को लीड कर रहे हैं। केन विलियमसन कैप्टन बन गया, कोहली कैप्टन बन गया, रूट कैप्टन बन गया, स्मिथ कैप्टन बन गया, सारे ही कैप्टन बन गए जो तेरे साथ के थे। और तेरी आज तक टीम में जगह पूरी नहीं हो सकी। तू टेस्ट मैच में डेब्यू के अलावा सेंचुरी नहीं बना सका। वनडे में तेरी 2 टोटल सेंचुरीज हैं, जिनमें से एक अफगानिस्तान के खिलाफ है। तो लेकिन उनका कहने का मकसद क्या था कि इसने किया ये कि ये उस टाइम कहता था हाँ, 1 आध महीना असर रहता था नसीहत का, और फिर 1 महीने बाद वो फिर वही हरकतें शुरू। अच्छा, दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात नजम सेठी ने उसी इंटरव्यू में बताई। वो कहते हैं कि इसके साथ मसला ये था कि इसको थोड़ी सी मेडिकल प्रॉब्लम भी थी। अच्छा। और अब पीसीबी फिर अगेन क्या शाकार पीसीबी ने रखे हुए हैं कि ये कई महीनों तक ये उस पीसीबी के जो मेडिकल पैनल था वो उसकी बीमारी को छुपाता रहा। अच्छा, बीमारी क्या थी? बीमारी इस तरह की थी कि मैच के दौरान इसको फिट्स पड़ने शुरू हो जाते थे। और कह रहा है कि एक दफा हुआ ये कि साउथ अफ्रीका में किसी मैच के दौरान इसको फिट्स पड़ने शुरू हुए, तो इसको फिर मैच के दौरान हॉस्पिटल लेके गए। अब वहां से जो रिपोर्ट आनी थी साउथ अफ्रीकन हॉस्पिटल से, वो तो टेम्पर नहीं हो सकती थी, उसको तो छुपाया नहीं जा सकता था। तो जब वो रिपोर्ट हुई तो पब्लिश हो गया कि भाई इसको तो ये बीमारी है, ये तो किसी भी मौके पर, यानी मैच फॉर एग्जांपल 2 ओवर बाकी हैं और 30 रन चाहिए और पाकिस्तान की 4 विकेटें गिरी हुई है उमर अकमल विकेट पे, तो आप सोचें उस टाइम अगर इसका अटैक हो गया फिर क्या होगा। कह रहे उस टाइम से गद्दारी है। हाँ। मैं तो समझता नहीं कि ऐसे लोगों को मुल्क की तरफ देखना आना भी चाहिए ऐसी इदारों। कह रहे उस टाइम इसको हमने बाहर किया, इसको समझाया कि भाई तू साल 6 महीने का ले ऑफ ले, इलाज करा अपना। ये मानने को तैयार नहीं कि मैं बीमार हूँ। जैसे हमारे यहाँ आधी से ज्यादा कौम नफ्सियाती पागल है। हाँ। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि हम नफ्सियाती हैं, ये तो या हमें अपनी किसी इलाज की जरूरत है। बहुत मुश्किल चीज तो है। अब आप सोचो कि यार, अच्छा, इस तरह की मैनेजमेंट में, या आप चलें नजम सेठी को एक दौर गुजारा उसने। नजम सेठी अगर देख लेता है, या मैं अगर देखता हूँ कि यार 2011 से अगर आप 10 के इंसिडेंट के बाद से लगाएं, तो आपको उसी वक्त ही दिमाग बना लेना चाहिए था कि अब हमें वही लोग रखने हैं जिन्होंने मुल्क के लिए काम करना है। अगर नहीं करना, एक सीरीज से ज्यादा, एक सीरीज में पता चल जाएगा कि उन्होंने किस तरह से मुल्क के लिए परफॉर्म करना है। और इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, इतने लड़के बगैर डेब्यू, बगैर इंटरनेशनल मैचेस खेले 30 साल से ऊपर, 35 साल से ऊपर हो गए हैं। आप रोटेशन लेकर आते उस वक्त, बिल्कुल आपने आमिर को लाने का सवाल, चले आमिर जो भी टैलेंटेड था या जो भी था, उसने ऐसा काम कर दिया था कि अब आप बिलीव दोबारा नहीं कर सकते। बिल्कुल।
अगर आपने बिलीव कर लिया और अगर वो जिस तरह से दिखा रहा है पाकिस्तान को कि भाई आपकी औकात ये है, आपकी मैनेजमेंट की औकात ये है, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। अगर आपने देना था इस तरह से वाइट बॉल को अपनी प्रायोरिटी रखनी थी तो आप उसको लेकर आते सामने कि भाई मैंने उसने एंडरसन के बाद फास्ट बॉलर्स में सबसे ज्यादा बॉल्स की हैं 2016 के बाद से। एंडरसन टेस्ट मैचेस में जितनी बॉलिंग की है उसके बाद सेकंड नंबर पे है हमें। तो आप यूएई की कंडीशन में बॉलिंग कर रहे थे, यकीनन मैं समझता हूँ एक टफ कंडीशन होती है बॉलिंग करने के लिए। फिजिकल ग्राउंड सब कुछ हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप उसको प्रॉपरली हैंडल तो करते हैं। आपने वही प्लेयर हैंडलिंग हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है, हमें ना प्लेयर क्रिकेट कमेटी की उसकी जरूरत है, जो प्लेयर्स कमेटी होती है ना, जो सिर्फ प्लेयर्स के हकूक के लिए करते हैं। इसी तरह हमें एक टेक्निकल कमेटी की भी जरूरत है जो टेक्निकल मामला देखे। बिल्कुल सही है, दौरे वौरे सब हो जाते हैं, टीमें आ जाएंगी, $5,000 इसको दे दो, $2,000 इसको दे दो, ये सब तरतीब हो जाती है। फाइनेंशियल कर लेगा एहसान मानी, क्योंकि वो करके आया आईसीसी में, लेकिन वो मैन मैनेजमेंट में नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, अगर मैन मैनेजमेंट नहीं करेंगे और इस तरह से करते रहेंगे हैंड पिक के, यार ये 11 के 11 जो है ना फेम प्लेयर होने चाहिए, कोई भी परफॉर्मर उसमें नहीं घुस सकेगा। और अगर आ जाए कोई परफॉर्मर तो वो उसको टिकने नहीं देंगे। हाँ। तो इस तरह के मामलों में आप इसी तरह की गलतियां सिलेक्शन की करते रहेंगे। अभी भी इसने 5 जो चले हुए कारतूस जिन्हें कहना चाहिए, वो 5 प्लेयर्स इसने दोबारा सिलेक्ट कर लिए मिसबा ने इस टूर पे भी। हर टूर पे देखिएगा आप 4 से 5 ऐसे प्लेयर्स होंगे टीम में जिनका लेना देना कुछ नहीं होगा, बस वो फेम्ड होगा उनका कि किसी ना किसी कंट्रोवर्सी से होंगे या मेरे दोस्त मेरे यार होंगे, इस तरह से सिलेक्शन। तो मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप चलाना है टीम को, आपने आगे की तरफ देखना है, तो आपको सबसे पहले उन लोगों को फिल्टर करना होगा जिनका पीछे का जो है ना रेड माजी है और जिनका अगला भी रेड वो हाल भी रेड है और आगे भी मुस्तकबिल। उन लोगों को लाना होगा जो परफॉर्मर है, मुल्क के लिए खेलना चाहते हैं और अपने आप को इतना हंगरी रखना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक जरूरी चीज है कि आप ड्रॉप जरूर करें प्लेयर को। अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है 2 सीरीज में, ड्रॉप जरूर करें। जब तक आप उसे ग्राउंड पे नहीं लेके आएंगे वो मुल्क के लिए परफॉर्म नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ सीरीज के अगर 4 लाख 6 लाख मिल रहे हैं टेस्ट के, तो 4 लाख 6 लाख टेस्ट के लेने की करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अब अभी आपने वो अंडर परफॉर्मर वगैरह की बात की कि भाई 11 प्लेयर वो हों जो सेम हो और ये हो, तो इसमें मुझे 2 नाम जहन में आ गए, राना नवेद और राव इफ्तिखार। ये वो प्लेयर थे जो हमेशा अंडररेटेड रहे, हालांकि हमेशा अपना 100% दिया करते थे। जिसमें आप अगर ऑस्ट्रेलियन टूर पे बात करें जो वर्ल्ड सीरीज कप उन दिनों में हुआ करता था, तो वहाँ 2-3 मैचेस तो मुझे ऐसे याद हैं जहाँ पे ये दोनों न्यू वाइड बॉल पे अनप्लेबल थे। गेंद इतनी स्विंग हो रही थी, लेकिन इस तरह के बॉलर्स को हमने नर्चर नहीं किया। परफॉर्मर थे कि भाई हम उनको नर्चर करते हैं और उनको कहते हैं कि भाई वाइड बॉल के लिए हमारे यही बॉलर हैं और यही खेलेंगे और यही जो है वो हमें परफॉर्म करके देंगे। उनको रन भी नहीं देते ऐसे प्लेयर्स को ना, एक 15-20 वनडे का रन दो। हाँ, दो उनको चांस हो सकता है वो प्रोपे भाई बहुत से लोग होते हैं साइड मैचेस में परफॉर्म नहीं करते। हाँ, जब आते हैं मेन स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल मोहम्मद यूसुफ, आप अगर उनके इंटरनेशनल रन निकाल दें तो उनके डोमेस्टिक के मेरा ख्याल है 2-4 हजार रन है। इन्होंने बहुत लोग जाया किए। खैर, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि इस तरह की बेवकूफियां अब अगर होती रही 2020 में भी, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम 10 कदम पीछे ही जाएंगे। और जो कि अभी भी नजर आ रहा है, कोई विजन नहीं है टीम का अभी भी आगे जाने का, कि अगले 2 साल में जो अच्छा ये भी दिमाग में रख लें हम सब सब्सक्राइबर्स, देखने वाले, दुनिया में जहाँ सुन रहे लोग, वो सब ये दिमाग में रख लें कि जब 3 लगातार आईसीसी इवेंट्स होंगे तो 3 लगातार बेइज्जतियां आपका वेट कर रही होंगी। बिल्कुल। अगर आप ये नहीं सोचेंगे कि मुल्क का अभी भी नहीं सोचना है अपने, तो फिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप 50 लाख ले लें हमारी तरफ से, लेकिन हमारी जान छोड़ दें। बिल्कुल, हमें नहीं लेना आपसे कोई दाम। अगर आपने इसी तरह की सिलेक्शंस करनी है, इसी तरह मेंटेलिटी से चलना है कि यार 3 स्टेप पीछे हर सीरीज में जाना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर यंग प्लेयर खेल रहा है तो उसके अंदर पोटेंशियल अपनी जगह, स्किल अपनी जगह, डिसिप्लिन नहीं है तो वो किसी काम का नहीं। बिल्कुल। और क्या, इसी तरह से अगर आपने टैलेंट जाया करना है, आप फवाद आलम को जाया कर चुके हैं, आप काशिफ भट्टी को लेकर चले गए, जाया कर देंगे, नहीं खिलाएंगे। रोहिल नजीर को आप लेकर गए, जाया कर देंगे, नहीं खिलाएंगे, या उसको तो वापिस ही भेज दिया, उसकी तो कहानी दूसरी है। उसके अलावा आप हसनैन को रगड़े चले जा रहे हैं, दौरे पे दौरे वर्ल्ड कप पूरा वो बाहर बैठ के आ गया। इस तरह से अगर आप प्लेयर्स को लेके जाते रहेंगे, देखें फुटबॉल में अभी एक रिसेंटली ट्रांसफर हुआ है जिसमें उसने प्लेयर ने अपने एज का, चला अपनी जगह होता है कॉन्सेप्ट, लेकिन उसने फर्स्ट टीम यानी 11 में खेलने के लिए ट्रांसफर लिया है एक वर्ल्ड चैंपियन टीम से।
इसलिए कि मुझे खेलना है, मुझे परफॉर्म करना है, अपने आप से इंसाफ कर। पैसा तो ले रहा हूँ, पैसा उसे 4 लाख पाउंड जो है वो एक वीक के मिल ही रहे थे, लेकिन फर्स्ट टीम में नहीं खेल पा रहा था। 4 लाख पाउंड एक वीक के अगर 10 लोग भी पाकिस्तान में मिलकर कमाएंगे तो अपनी जिंदगी में नहीं कमा पाएंगे 4 लाख एक वीक के। तो इसीलिए आप लोग और हम सब रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं अपनी मैनेजमेंट से और हायर मैनेजमेंट से और पैटर्न से भी कि इस चीज को फोकस करें। अब जो परफॉर्मेंस नहीं है लेट इट गो। बिल्कुल, और उनके खिलाफ सख्त पॉलिसी बननी चाहिए और उस पर अमल होना चाहिए। और उमर अकमल और इस तरह का जो भी कैरेक्टर है, उमर अकमल तो दरअसल आप कह लें एक कैरेक्टर है, और बल्कि मैं तो इसको एक कैफियत कहूंगा जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के अंदर पाई जाती है, लेकिन ये ज़हनी मसला कि वो अपने आप को जो है, और इस वजह से ये हमारी जो आप कह लो पर्सनल और प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी जो है ना, ये दोनों चीजें पाकिस्तान को हर इदारे में बर्बाद कर रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर रही हैं। और अभी इसी से एक चीज हम और जोड़ते हैं, फिर वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे वो आमिर की वीडियो चल रही है और हमारी बेवकूफ जज्बाती कौम जो है ना, वो उसके हक में नारे मार रही है और उसको वेलकम कर रही है कि जब मैंने, और उसमें वो साफ फरमा रहे हैं लाडले आमिर जो है कि मैंने जब पहली बॉल वर्ल्ड कप में कराई तो मेरी चीखें निकली, वो सिर्फ मैंने ही सुनी। तो भाई क्यों निकली? तुम इतने अनफिट थे तो क्यों आए थे? क्यों दूसरे का हक मारा? डॉलर नजर आ रहे थे ना, रोजाना के टीए नजर आ रहा था, मैच फीस नजर आ रही थी। ठीक है, बाहर बैठते, तुम्हारी जगह 10 पीछे प्लेयर थे जो तुम्हें रिप्लेस कर सकते थे, जो परफॉर्मर थे। गुजारना था, उनकी बीवी यूके की है, उन्होंने अपना फैमिली टाइम वहाँ गुजारना था। तो उन्होंने कहा सैर भाई करो। 2 काम करो, या तो साफ बोलो कि मैं पैसे के लिए खेलता हूँ, एक्सेप्टेबल, हर बंदा पैसे के लिए दुनिया में काम करता है। ये हुब्बुल वतनी, ये पेट्रियोटिज्म, ये नेशनलिज्म, ये टोपी ड्रामे नहीं करो। अगर ये कर रहे हो तो फिर ये ड्रामे नहीं करो, फिर टेस्ट क्रिकेट भी खेलो। ठीक है ना, अभी तुम्हारी उम्र 27-28 साल है और तुम बिहेव ऐसे कर रहे हो जैसे 47 साल के हो गए हो। एंडरसन 37 साल की उम्र में 152 टेस्ट खेल गया, एहसान नहीं करो। ठीक है, ब्रॉडबी को 35-36 के करीब का हो गया और उसके भी 140 के करीब टेस्ट हो गए। तो ये लोग जो पागल नहीं है कि अपने मुल्क से सिंसियर होके और टेस्ट क्रिकेट खेले चले जा रहे हैं, और तुम बड़े सियाने बन रहे हो शॉर्ट इजी मनी और इन चक्रों में तुम लोगों ने लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। और हमारी बेवकूफ कौम भी जी आमिर इज दी बेस्ट, आमिर इज दी बेस्ट। भाई स्टैटिस्टिक्स उठाओ, आपको पता चल जाएगा कि इसी तरह जैसे आमिर को झंडे पे चढ़ाया हुआ है, इसी तरह उमर अकमल के जो बड़े भाई हैं उनको झंडे पे चढ़ाया हुआ है। भाई स्टैटिस्टिक्स उठाओ, जितने पाकिस्तान में विकेट कीपर बैट्समैन गुजरे हैं ना, उनमें सबसे अच्छे स्टैटिस्टिक्स सरफराज अहमद के हैं। स्ट्राइक रेट किसी भी डेटाबेस में चले जाओ। मुझे एक जज्बाती फैन कह रहा था उमर अकमल का, कामरान अकमल का, कि मैं इन स्टैटिस्टिक्स को नहीं मानता। मैंने कहा भाई फिर एक काम कर, जाके आईसीसी की जो डेटाबेस है ना क्रिक इन्फो, उसमें चेंज कर दे डीबगिंग कर दे जाके। खैर बेवकूफियां तो हर दौर में ही करते हैं लोगों के फैन यही होती है, फैन फॉलोइंग के चढ़ते सूरज को आप पूछ लें। चैंपियंस ट्रॉफी में उसने 3 विकेटें ले ली थी, किसी एक आदमी उसने हैट्रिक वैट्रिक कर ली होगी, इससे ज्यादा कोई परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ, अपनी वो बॉलिंग की लेंथ भूल चुका है, वनडे की बॉलिंग टेस्ट में भी करता है, इसलिए टेस्ट में विकेटें नहीं मिल रही, सीधी सी बात है। वो जो उसका इन स्विंग था राइट हैंडर को, वो खत्म हो चुका है। जो बेसिक ग्राउंड लोग सोचते नहीं है इस चीज को, लोग समझते हैं कि भाई हम बेवकूफ है, हम कोई पहाड़ की बात कर रहे हैं। कोई पहाड़ की बात या कोई दुनिया से बाहर की बात नहीं है। उसने इन स्विंग भूल चुका है, वो अपने राइट हैंडर को वो इन स्विंग नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? उसने वो जो 5 साल जाया किया वो होल कपाड़ों में जाया किया। उसने अपनी स्किल को इनहेंस करने की कोशिश नहीं की। मुल्क से अगर वफादार होता और वो काम अगर एक गलती हो गई थी, लोग माफ भी कर देते अगर आप आते और वर्ल्ड बीटर बन जाते। आप ना टॉप 10 रैंकिंग में आईडी टेस्ट की हो, ना ओडीआई की हो। T20 आपने प्रायोरिटी कर लिया या ओडीआई प्रायोरिटी, उसमें भी आप टॉप 10 में नहीं हो माजरत के साथ। इतने वनडे खेल लिए आपने, 5 साल हो गए आपको खेलते। बिल्कुल। खैर वीडियो को कंक्लूड करते हैं और आखिरी वर्ड उमर अकमल के लिए। जी सर, बिल्कुल बॉटम लाइन की शान में इतने हमने कसीदे पढ़े, बॉटम लाइन तो भाई उमर अकमल आपके आगे हाथ जोड़ा भाई, माफ करते हैं, यहाँ तक जोड़े हुए हैं कि भैया जान छोड़ दो। ये तुम्हें जो है ना, ये बीपीएल और सीटीएल और इस तरह की जो लीग है ना, अफगान प्रीमियर लीग, यही सूट करती हैं। वहीं जाओ, एक लीग में 500-500 रन बनाओ, पैसे कमाओ, हमें भी सुकून से रहने दो, खुद भी सुकून से रहो, हमें तंग ना करो यार। हम 30 साल से क्रिकेट देखने वाले हैं, 30 साल से हम क्रिकेट देख रहे हैं, हमें पता है यार। हमने
कई लोगों को क्रिकेट शुरू और खत्म होते हुए देखी है, पूरे पूरे कैरियर फॉलो किए हैं। हमें और टेंशन ना दो भाई, हमें और जिंदगी मेहरबानी तेरी भाई। में और कुछ करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। हमें तू टेंशन ना सानू दिया कर। माफ कर, सानू माफ कर दे करी। भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वीडियो अच्छी लगे तो सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। दोनों चैनल, हरकत में है बरकत और हाइलाइट्स ऑफ लाइफ। हाइलाइट्स ऑफ लाइफ। चले Thank जी, you. शुक्रिया, मिलते हैं नई Bye. वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।